नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हमारा क्वांटम फिजिक्स यूनिट नंबर फर्स्ट लेक्चर नंबर है 10। लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो बोर की क्वांटम परिकल्पना है उसका हाइड्रोजन परमाणु के अंदर क्या उपयोग है, और उसके अंदर हमने दो बातें मुख्य रूप से पढ़ी। एक थी कि जो रेडियस होती है एनवी कक्षा के लिए वो कितनी आती है, और वो रेडियस किस पर डिपेंड करती है, परमाणु क्रमांक के साथ किस प्रकार से संबंध रखती है, और आपका कक्षा क्रमांक के साथ किस प्रकार से संबंध वो रखती है। इसके साथ साथ हमने बोर त्रिज्या के बारे में भी अध्ययन किया जो 53 पिकोमीटर आती है या 0.529 एंगस्ट्रॉम आती है। कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट डिजिट है ये। इसके बाद हमने कक्षीय वेग के बारे में अध्ययन किया था, Vn के बारे में। वो भी हमने देखा था कि वो किस प्रकार से किस अनुपात में घटता है, किस अनुपात में बढ़ता है, यानी कि उसका संबंध जो है वो परमाणु क्रमांक के साथ कैसा आता है और कक्षीय क्रमांक यानी कि n के साथ कैसा आता है। n जो है मुख्य क्वांटम संख्या भी बोलते हैं। वहां पर आप ये सब बातें हमने इलेक्ट्रॉन के लिए निकाली थी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो रेडियस है कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वो क्या होगी और उसका कक्षीय वेग क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है हाइड्रोजन परमाणु के अंदर ही कि एनवी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की कुल एनर्जी कितनी होगी। कुल एनर्जी यहाँ पे आ गई तो इसका मतलब हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी ज्ञात करनी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी ज्ञात करनी होगी। इसके बाद अपना लास्ट पॉइंट आएगा कि जो बोर सिद्धांत है उसकी कमियां क्या है, और ये कंप्लीट होने के बाद अपनी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी क्वांटम फिजिक्स की। इसके बाद हम सेकंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कुल ऊर्जा हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो संबंध हमने यहाँ पे लिखा है ये बोर का प्रथम परिकल्पना का रिलेशन है। प्रथम परिकल्पना की जो स्टेटमेंट है वो है mvn² बराबर के ई जेड ई या के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर एन स्क्वेयर। यानी अब आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो है इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए वो विद्युत बल से ही प्राप्त वहां पर होता है, जो विद्युत बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य में लगता है। यहां से हम क्या करेंगे, mvn² की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो mvn² की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आर एन से एक आर एन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर एन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। इक्वेशन नंबर आ जाएगी फर्स्ट। अब हमें पहले निकालनी है गतिज ऊर्जा। आप काइनेटिक एनर्जी पहले निकालें तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हम उसमें पुट कर सकते हैं वैल्यू आसानी से। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक ऊर्जा क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम सिंपल अपना जो जनरल फॉर्म होती है गतिज ऊर्जा की वो हम लिखेंगे यहाँ पर ई के बराबर, ई के यानी काइनेटिक एनर्जी से रिप्रेजेंट किया यहाँ पर, और इसके पैरों में मैंने लगाया है एन। एन का मतलब यहाँ पर एनवी क्रमांक के लिए बात हो रही है। यहाँ पे अगर हम 1 2 3 रखेंगे एन की जगह तो वो प्रथम दूसरी तृतीय इस प्रकार के कक्षाओं में काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ जाएगा। 1/2 mvn², 1/2 mv² अपनी फॉर्म होती है एनवी कक्षा के लिए, 1/2 mvn² यहाँ पर अपना हो जाएगा। इतना काम करने के बाद आपको रखनी है यहाँ पर वैल्यू। अब वैल्यू देखिए आप किस प्रकार से रखेंगे, यहाँ पर mvn² है और हमने प्रथम परिकल्पना से mvn² की वैल्यू पहले ही ज्ञात कर ली है, के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर एन। ये वैल्यू हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसकी जगह यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, ई के एन बराबर 1/2। ये यहाँ पर m नहीं है, गलती से लगा हुआ है, ये टोटल वैल्यू हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दी इस पूरे mvn² की जगह। ये आ गया के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर एन। यहाँ इसको इतना ही आप रख लेते हैं एक बार। ये अपनी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म यहाँ पर बन चुकी है। फिर हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा क्या है। इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर un से हमने रिप्रेजेंट किया, के q1 q2 अपॉन आर एन। ये फॉर्मूला जो है पोटेंशियल एनर्जी का है, आप पढ़ चुके हैं 12th क्लास के अंदर भी इसको, जहाँ पे आप पोटेंशियल विभव वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसके अंदर हम 2 निकाय की त्रिनिकाय की पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करते हैं, वहीं से जनरल फॉर्म यहाँ पर आ जाती हैं, के q1 q2 अपॉन आर एन।
अब हमारे पास यहाँ पर बात आएगी कि जो Q1 और Q2 है इसकी वैल्यू हम क्या रखें। तो Q1 यहाँ पर आवेश Ze है और Q2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है दूसरा, तो उसकी जगह हमने लिया -E, क्योंकि माइनस लेने का मतलब यहाँ पर है ये पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर दोनों आवेश रखे जाते हैं, उसका मान रखा जाता है। जबकि जब आप वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर के Ze और E रखते हैं तो ये यहाँ पर कूलाम नियम से रखा जाता है, इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लिया जाता, क्योंकि कूलाम नियम में आवेशों के परिमाणों का गुणनफल होता है, यानी पॉजिटिव रखने होते हैं आपको। तो यहाँ पे U1 बराबर नेगेटिव बाहर आ जाएगा, इससे पता लग जाएगा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव की, यहाँ पर अपनी ये रिलेशन आ चुका है। तो हमने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का मान ज्ञात कर लिया और यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी का मान ज्ञात कर लिया। अब टोटल एनर्जी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी, En बराबर EKN प्लस के UN। EKN की वैल्यू क्या है, En बराबर 1/2 के Ze²/Rn माइनस के UN की वैल्यू कितनी है, माइनस के Ze²/Rn। यहां से जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या देखेंगे कि ये वाला जो स्टेप आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला स्टेप ये हाफ है और ये वाला स्टेप 1 है। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, यानी -1 से प्लस के हाफ जाएंगे तो आपके पास बचेगा -1/2। तो हमारे पास टोटल एनर्जी जो है क्या आएगी, -1/2 के Ze²/Rn। इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है, वो आपको बहुत कुछ बता रही है, ये कह रही है समीकरण आपकी कि नेगेटिव इसके अंदर आया है, और नेगेटिव का मतलब है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से बंधा हुआ है, और वो हम बताएंगे कि कितनी एनर्जी से बंधा हुआ है। प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तृतीय कक्षा जो एनर्जी का जो क्रम है किस अनुपात में बढ़ेगा या घटेगा, और कितनी एनर्जी जो है हमें देनी पड़ेगी अगर हम उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से बाहर लाना चाहते हैं, दूसरी कक्षा से बाहर लाना चाहते हैं, या तीसरी कक्षा से, या इसके अलग जो भी आपका क्रम है। तो ये हम देखेंगे, ये अपने रिलेशन निकालेंगे, ये रिजल्ट हम निकालेंगे कि कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है कौन सी कक्षा के लिए। तो नेगेटिव का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से बंधा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो Rn आया इसकी वैल्यू हम जानते हैं, हमने इसको पता कर लिया है, हमने इसको पढ़ लिया है Rn की वैल्यू क्या होती है। तो हमारे पास Rn की वैल्यू होती है जो 9वीं कक्षा की त्रिज्या होती है n²h²/4π² mkZe²। ये वैल्यू Rn की होती है और इसको हमने ज्ञात भी कर लिया है। ये वैल्यू Rn वाली हम कहाँ पर पुट करेंगे, ये Rn वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास En की वैल्यू क्या आती है, -1/2 के Ze²n²h²/4π² mkZe², यानी ये सारी वैल्यू जो है वो यहाँ पर रिप्लेस मैंने कर दी है। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। En बराबर -1/2, ये वाला जो स्टेप है पूरा जो इसके बटे में है ये सारा का सारा ऊपर आ जाएगा और हमारे पास इस प्रकार की एक फॉर्म बन जाएगी। इससे क्या होगा, En बराबर माइनस, यहां से आप देखेंगे तो ये जो 2 है वो इस 4 से कट जाएगा और ऊपर 2 रह जाएगा। यहाँ पर π² बन जाएंगे, π² आ जाएगा, फिर एक m है यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक k है और एक यहाँ पर एक k है, तो ये k² बन गया। e² यहाँ पर है, e² यहाँ पर है, तो e की घात यहाँ पर 4 बन चुका है। नीचे बचा h² और n² और यहाँ पर जो z बचा, यानी एक z यहाँ एक z यहाँ, z² बचा, इसको हम मल्टीप्लाई में साथ में लिख लेते हैं, क्योंकि यही तो अपना मुख्य रिलेशन है जिसके साथ हम एनर्जी, त्रिज्या या कक्षा वेग का संबंध दिखा रहे हैं, बाकी तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये जब हमारे पास आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, En बराबर, इसको जब हम सोल्व करेंगे, यानी पाई की वैल्यू हमें पता है, m की वैल्यू हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का मास, k की वैल्यू हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता है, h प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, ये सभी वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल के अंदर आ जाएगी। ये एनर्जी है यहाँ पर, बटे n² है और इंटू में z² है।
अब जूल है, उसको अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर सकते हैं और मोस्टली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया जाता है एनर्जी को। तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो यहाँ पर अपने पास वैल्यू आएगी En बराबर -13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों ही इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है, ये जूल के अंदर है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है। अब अगर हम ये माने कि आपका जेड कांस्टेंट हो, यानी सपोज करें कि ये सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु की बात हम करें तो जेड बराबर अगर हम 1 लेते हैं तो इस हाइड्रोजन परमाणु की जो अलग अलग कक्षाएं होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, उसके साथ उन कक्षाओं के क्रमांक के साथ एनर्जी किस प्रकार से संबंध रखती है। वो एनर्जी आपको पता है En व्युत्क्रमानुपाती -1/n² का रिलेशन रखती है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। अगर कक्षा क्रमांक बढ़ता है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एनर्जी जो है वो घटती जाएगी। तो अब आप ये देखें घटने का मतलब यहाँ पर क्या है। अगर हम वैल्यूज को देखें तो माइनस में वैल्यूज ये बढ़ती हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस का मतलब है कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन का जुड़ा हुआ होना, और वो आगे का इंटीजर हमें बताएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से वो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ऊर्जा स्तर है वो इस प्रकार से आता है। अगर आप n बराबर 1 रखते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, n बराबर अगर 1 रखते हैं यहाँ पर, तो आपके पास एनर्जी आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 रखेंगे तो नहीं आएगी, 3 रखेंगे इतनी आएगी, इस प्रकार से आगे रखते जाएंगे तो एक कंडीशन पे जाके जो एनर्जी है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। अब इनका मतलब क्या हुआ? इनका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो प्रथम कक्षा ये है, दूसरी कक्षा ये, तीसरी कक्षा ये, चौथी ये, और एक इन्फिनिटी आगे अपने जहाँ तक हम जा सकते हैं, जहाँ पर अपनी वैल्यू जो है वो 0 आ जाए, वहाँ तक जाने पर क्या होगा। तो अगर हम इस कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं तो ये इंटीजर हमें ये कहता है कि हमें हमें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी -13 का मतलब है ये इससे जुड़ा हुआ है। अगर हम इसे बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हम दूसरी कक्षा से बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी जैसे जैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, कक्षाएं उसकी दूर होती जाएंगी, उतनी ही आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी। और एक ऐसी कंडीशन पे जहाँ पर कक्षा जो है वो अनंत की तरफ आ जाए, अनंत वैल्यू अपनी आ जाए, तो वहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षा को अपने आप छोड़ के बाहर आ जाएगा। ये इसका मतलब होता है। तो ये अपने पास एनर्जी लेवल्स आ गए। अब अपना लास्ट पॉइंट है इस यूनिट का कि बोर सिद्धांत की कमियां क्या थी, क्या क्या कमियां रह गई थी, उन्होंने जो बातें बताई परमाणु के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। पहली कमी हम देखते हैं, इस सिद्धांत द्वारा एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान दें, एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे परमाणु आया है और आयन आया है, दोनों में एक डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन अधिक इलेक्ट्रॉनों के लिए नहीं। जैसे ये जो सिद्धांत था बोर का, ये मुख्यतः हाइड्रोजन के लिए दिया गया था, लेकिन इसकी जो थ्योरीज हैं, इसकी जो बातें हैं वो अप्लाई कर सकते हैं आप एकल इलेक्ट्रॉन वाले आयन्स पर। जैसे कि सपोज करें He पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव, ये जो आयन्स हैं इन पर भी इनको अप्लाई किया जा सकता है। ये सभी एकल इलेक्ट्रॉन वाले आयन्स हैं। और परमाणु यानी हाइड्रोजन परमाणु, जिसमें अपने आप ही अपना जो एकल इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर, इनमें इसको अप्लाई हम कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो सिद्धांत है वो फेल हो जाता है। कमी नंबर 2, यह सिद्धांत चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अलग अलग होना की व्याख्या नहीं कर सका। दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, इसे जीमान प्रभाव कहते हैं। ये आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। और अगर बात करें विद्युत क्षेत्र की, तो विद्युत क्षेत्र में अगर स्पेक्ट्रमी रेखाएं अलग अलग हो जाती हैं तो इसे स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। ये जो बातें थी इनको बोर सिद्धांत के आधार पर नहीं समझ सकते, यानी बोर सिद्धांत की थ्योरी जो है इनकी व्याख्या नहीं कर सकती हैं। तो आपको याद हो जाएगा 3 पॉइंट तो इसके याद हो जाएंगे कि एकल इलेक्ट्रॉन वाले जो परमाणु या आयन है उस पर सिर्फ लगा सकते हैं,
स्टार्क प्रभाव, जीमान प्रभाव की व्याख्या ये नहीं कर सकता। इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि जीमान प्रभाव क्या होता है। जीमान प्रभाव में चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम में रेखाएं अलग अलग होती हैं और स्टार्क प्रभाव में विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रम में रेखाएं अलग अलग होती हैं। ये काफी बड़े अपने आप में टॉपिक्स हैं, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो आप नेक्स्ट कक्षाओं में पढ़ेंगे। कमी नंबर 4, स्पेक्ट्रम में रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। जो इंटेंसिटी है स्पेक्ट्रम में रेखाओं की, जो उनकी एनर्जीज हैं, जो उनकी पावर्स हैं, उसकी व्याख्या वो नहीं कर सकता। और लास्ट अपनी कमी है बोर सिद्धांत की, कि बोर के अनुसार कक्षाएं वर्तीय होती हैं, जबकि बाद में सोमरफेल्ड ने इन्हें दीर्घवर्तीय बताया था। यानी नील्स बोर जो थे उन्होंने कहा कि जो जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता है, चक्कर लगाता है, वो सभी कक्षाएं वर्तीय होती हैं। लेकिन बाद में सोमरफेल्ड ने इसके अंदर बहुत सारे संशोधन किए और उन्होंने बताया कि जो कक्षाएं हैं वो वर्तीय नहीं होती बल्कि दीर्घवर्तीय होती हैं। तो ये अपनी यूनिट जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। आप इनके नोट्स तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।